वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज से हम यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन से संबंधित लेक्चर आपके सामने लेकर आने वाले हैं। इसमें लगभग 8-10 वीडियोस आपको मिलेंगे और उसमें हम इस परीक्षा से संबंधित उत्तर लेखन के तमाम पहलुओं पर बारीकी से और विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे विशेष रूप से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को पास कराना है और अच्छे अंकों के साथ पास कराना है। आप भी जानते होंगे कि यूपीएससी सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में वैसे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी सबसे ज्यादा अपीयर होते हैं और कहीं न कहीं उनकी एकेडमिक पृष्ठभूमि बेहतर होने के कारण, स्कूलिंग शिक्षा दीक्षा बेहतर होने के कारण वो हमेशा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से एक बढ़त बनाए हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पीछे रहते हैं या कोई और रीजन हो, परंतु जो हम लोगों का अनुभव है उसके आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं कि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी उत्तर लिखते हैं उनमें बहुत सी समस्याएं रहती हैं, बहुत सी कमियां रहती हैं और विशेष रूप से जो पहली बार लिख रहे होते हैं उनके साथ तो और भी। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए और आपको बेहतर रैंक दिलाने के लिए आज हम आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुए हैं। नमस्कार, मैं राम बाबू और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और स्टूडेंट्स, यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से शुरू होने वाली है। ये परीक्षा 5 दिनों तक होती है और इसमें जीएस ऑप्शनल के लगभग 9 पेपर होते हैं। ये एक विस्तृत और विश्लेषणात्मक डिस्क्रिप्टिव परीक्षा है और अभी आपके सामने पूरा जून, पूरा जुलाई और उधर अगस्त के भी 20 दिन बचे हुए हैं। तब तक आप लोग इस परीक्षा के बारे में अपनी पूरी तैयारी को ठीक से कर लीजिए। ये परीक्षा जो 5 दिनों में होना है, तो प्रतिदिन ये 2 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग और आफ्टरनून में। सुबह 9:30 से 12:30 और 9 से 12 और 2:30 से 5:30 बजे तक ये पेन और पेपर मोड पर परीक्षा होता है। इसमें लगभग 9 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र होते हैं और परीक्षा में यूपीएससी आपकी समझ, आपकी विश्लेषण क्षमता आदि का बहुत ही बारीकी से मूल्यांकन करता है। इन 9 पेपरों में 2 क्वालिफाइंग पेपर भी होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी का, जिसमें जो 300 अंकों के होते हैं और इनमें केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। जो पहला पेपर होता है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक लैंग्वेज का होता है। अंग्रेजी का जो पेपर है वो भी पेपर का होता है और ये इनमें बस आपको केवल क्वालिफाई करना है, लेकिन आप इन्हें भी हल्के में ना लें, इनमें भी बच्चे असफल रह जाते हैं। अब बात करते हैं उन विषयों की जिनसे आपका मेरिट बनता है। मेरिट कुल 1750 अंकों का होता है और इसमें पहला पेपर आपका निबंध का प्रश्न पत्र होता है। सारे प्रश्न पत्र लगभग 250 अंकों के होते हैं, यानी निबंध के बाद जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और उसके बाद ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, ये भी 250 अंकों के होते हैं। इस तरह 1750 अंकों के आपके मेंस का ये एग्जाम होता है और इन्हीं के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनता है, जिसमें पास करते हैं आप या जिसको क्वालिफाई करते हैं या अचीव करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। इंटरव्यू 275 अंकों का होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जीएस के किसी भी पेपर से ज्यादा महत्व इंटरव्यू का है। जीएस के प्रत्येक पेपर 250 अंकों के होते हैं, तो इंटरव्यू 275 अंकों का होता है। तो मुझे लगता है कि आप इस बारे में नोटिफिकेशन में आपने देख ही लिया होगा। जो लोग पहली बार परीक्षा दे रहे हैं वो इन बातों को जरा विशेष रूप से ध्यान में रखें। अब हम बात करेंगे कि तैयारी की मुख्य रणनीतियां क्या हो। आंसर राइटिंग में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान में रखना है। इसमें केवल ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको समय सीमा के अंदर सटीक और एग्जैक्ट आंसर लिखने का भी अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाकर आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो करंट अफेयर से संबंधित बातें हैं, आप अपने जीएस के पेपरों को डेली के समाचार पत्रों से जो भी डेटा वगैरह आप ले सकते हैं उनको लेकर इनको अपडेट कर लीजिए।
ऑप्शनल विषय के बारे में बताएं तो ऑप्शनल विषय पर डीप स्टडी करिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रैंक तय करने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात करते हैं यूपीएससी उत्तर लेखन से आपसे क्या उम्मीद करता है। तो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बहुत स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी कर रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है तो मेरा सुझाव है कि उनको जरूर पढ़ लीजिए, अन्यथा अगर जरा भी वॉल्यूशन होता है तो आपके मेंस के अंकों से वो मार्क्स काट सकता है। आप जब मेंस देने जाएंगे तो जो आपको आंसर बुकलेट मिलेगा उसके फर्स्ट पेज पर भी या उसके अंदर वाले पेज पर भी क्या करना है क्या नहीं करना है ये इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। आंसर लिखने से पहले बहुत तेजी से इन बातों को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या फॉलो करना है और किन किन चीजों को नहीं फॉलो करना है। मैं भी संक्षेप में 2-4 बातें आपको बता देता हूँ। जैसे आपको जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलेगा उसके निर्धारित स्थान पर ही अपने आंसर लिखने होते हैं, ऐसा यूपीएससी कहता है। पेज के दोनों तरफ मार्जिन दिए गए होते हैं, मार्जिन का भी आपको ध्यान में रखना है, मार्जिन के दाएं बाएं आपको क्रॉस नहीं करना है, उसके अंदर ही आपको लिखना है। बाजार में ऐसे बहुत सारे सैंपल पेपर अवेलेबल हैं, यूपीएससी के वेबसाइट पर भी ये सैंपल पेपर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। भाषा आप वही रखिए जो आपने अपने एडमिट कार्ड वगैरह में मेंशन किया होगा, यानी ऐसा नहीं कि आपने हिंदी बताया और अंग्रेजी में देने लग गए, या अंग्रेजी मेंशन कर रखा है और हिंदी में देना शुरू कर दिया, फिर ये आपका स्वीकार्य नहीं होगा, कैंडिडेचर में भी रिजेक्टेड। और आंसर राइटिंग के लिए ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है, रेड या अन्य कोई भी रंग आप इस्तेमाल ना करें, ये वर्जित रहता है। आंसर लिखते समय यदि कोई पेज खाली छूट जाए या आपने छोड़ दिया हो तो उसको क्रॉस कर देना है और आपको नीचे क्लियरली बता देना है कि ये मैंने काट दिया है। कुछ और चीजें हैं, जैसे बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना कोई ना कोई पहचान आंसर पेज पर लिख देते हैं, जैसे रोल नंबर या छोटा सा सिग्नेचर या कोई धार्मिक चिन्ह वगैरह, ओम बना देना या क्रॉस इत्यादि कर देना। तो ऐसे कोई भी अलग से मार्क्स या चिन्ह अपने आंसर पेपर पे कहीं भी नहीं लिखना है, ये बातें स्पेशली मेंशन रहती हैं। कुछ बच्चे कई बार ऐसा देखा गया कि परीक्षक से अपना नंबर बढ़ाने का भी रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसी बातें लिख दी जाती हैं। तो इन चीजों से आपको बिल्कुल बचना है, पूरे डिसिप्लिन वे में अपना आंसर लिखना है और इन बातों का ध्यान में रखना है। उत्तर की गुणवत्ता के लिए आयोग हमसे क्या अपेक्षाएं करता है, जैसे रेलेवेंसी की बात करता है, वो चाहता है कि उत्तर बिल्कुल सीधा हो, सटीक हो और जो प्रश्न पूछा गया हो बिल्कुल उसी के अनुरूप होना चाहिए। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें। आपको प्रत्येक आंसर के लिए 150 और 250 शब्दों की सीमा दी गई रहती है। अगर इस बार कोई सीमा बढ़ाया ना जाए तो इन्हीं शब्दों के दायरे में आपको अपना आंसर लिखना है और इसको आपको अभी से प्रैक्टिस करना है। हैंड राइटिंग कई लोगों का क्लियर नहीं होता है, तो मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट बताना चाहूंगा कि आप राइटिंग अपना क्लियर रखिए ताकि वर्ड पढ़े जा सके। कई बार बहुत ऐसा होता है कि आपका कंटेंट बेहतर होता है लेकिन लिखावट ऐसी होती है कि परेशानी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इवैल्यूएटर्स आपके कुछ मार्क्स काट ले। तो इनको ध्यान में देना है, साइज क्लियर और स्पष्ट रखें अपने प्रत्येक शब्दों का। अपने विचारों को, अपने चीजों को एक संतुलित वे में उनमें प्रस्तुत करना है। यूपीएससी अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जिन बातों को कहता है, मैं जरा उनको कह रहा हूं, इन बातों को आप ध्यान से सुन लीजिए कि क्या यूपीएससी हमसे क्या उम्मीद करता है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में। उसमें ये बातें क्लियर लिखी हुई है कि अगर किसी की राइटिंग आसानी से न पढ़ी जाए तो कुछ अंक काट लिए जाएंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाते हैं या नहीं दिए जाएंगे। ये बहुत सिंपल सा लाइन उनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वार्निंग है, एक चेतावनी है कि अगर आपने सतही बातें लिख दी, मोटी मोटी बातें लिख दी आंसर में, डीप एनालिसिस नहीं किया, बस खाना पूर्ति करते चले गए, तो आपको नंबर नहीं मिलना है, जैसा कि यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है और जैसा अक्सर देखने को मिलता है। यूपीएससी खुद कहता है कि परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को क्रेडिट मिलेगा, श्रेय मिलेगा, यानी उनको आगे बढ़ाया जाएगा। आयोग उद्देश्य, परीक्षा के इस उद्देश्य के बारे में भी कहता है कि
मुख्य परीक्षा का उद्देश्य केवल आपकी ज्ञान की सूचना के भंडार और मेमोरी यानी स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है, बल्कि कैंडिडेट के समग्र बौद्धिक गुणों और उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है। तो इस बात को आप समझिए कि आपके आंसर राइटिंग से आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपका इंटेलेक्चुअल क्षमता नजर आना चाहिए। ये कैसे नजर आएगा, हम अपने लेक्चर में आगे इन बातों को बताएंगे। अब आयोग कहता है कि मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन कैसा होगा, ये एक अहम सवाल है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा, लेवल क्या होगा, किस एकेडमिक स्तर के प्रश्न होंगे। तो आयोग की बात माने तो ये जो प्रश्न होते हैं ये ऑनर्स लेवल के होते हैं और प्रश्नों की प्रकृति ऐसी होती है जो सिविल सर्विसेज के कैरियर से संबंधित होता है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी जागरूक हैं, देश दुनिया के बारे में अपडेट होते रहते हैं, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। आयोग कहता है कि प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रासंगिक विषयों में किसी कैंडिडेट की आधारभूत समझ यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उनके उद्देश्यों और डिमांड्स यानी मांगों का विश्लेषण करने तथा उन पर अपना एक अप्रोच, अपनी एक राय कायम करने की क्षमता का वो परीक्षण करेंगे। वो चेक करेंगे कि आप कैसे अपना ओपिनियन देते हैं और क्या देते हैं। आयोग ये भी कहता है कि कैंडिडेट जो है वो संगत, सार्थक और सारगर्भित उत्तर दें। सारगर्भित उत्तर दें मतलब कम से कम शब्दों में सटीक और एग्जैक्ट आंसर लिखना, ये सारगर्भित उत्तर कहा जाता है। क्वेश्चन का जो प्रकृति होती है वो यानी जीएस तो जनरल पैटर्न होता है, लेकिन जो ऑप्शनल के क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल विषय जैसे आप इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी आप ऑप्शनल लेंगे तो उनका जो क्वेश्चन होगा उसका स्टैंडर्ड कैसा होगा। आयोग कहता है कि ये ऑनर्स लेवल के होंगे, यानी एमए से कम और नॉर्मल ग्रेजुएशन से ऊपर ऑनर्स लेवल के होंगे। लेकिन जो इंजीनियरिंग के विषय हैं, जो मेडिकल साइंस के विषय हैं और जो लॉ के विषय हैं, उनका जो लेवल है वो स्नातक की डिग्री के स्तर का होगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए और इनका आप कड़ाई से पालन करिए। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे साथ अगले वीडियोस के लिए जुड़े रहिए ताकि आप मुख्य परीक्षा में एक बेहतर उत्तर लिख पाएं और पहली प्रयास में टॉप रैंक में यानी अंडर 100 में आप आ जाएं और आईएएस का पोस्ट आपको मिल जाए। ये हमारा प्रयास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।